आम आदमी तो रोज़ाना कत्ल होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ आए दिन पुलिस एहलकार भी मारे जाते हैं। मुझे मालूम है कि हमें बहुत शिकायत रहती है पुलिस एहलकारों से, उस डिपार्टमेंट से, लेकिन सच तो ये कि सारे पुलिस एहलकार एक जैसे नहीं होते। आए दिन ये टारगेट किलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन जब इनकी शहादत हो जाती है तो उसके बाद इनके ख़ानदान पे क्या बीतती है, कैसे गुजर बसर करते हैं, इनके बच्चों की एजुकेशन कैसे होती है, ये मालूम करने के लिए आज हमने ऐसे ही 2 पुलिस एहलकार जो शहीद हो गए उनकी फैमिली से रब्ता किया। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं आप ही की तरह हूं एक आम आदमी। दो 2014 में शहर कायद में सलीम खानी टारगेट किलिंग का निशाना नहीं बना। दीगर 142 पुलिस एहलकार और अफसरान भी टारगेट किलिंग का निशाना बने। 1800 से जायद शहरी भी साल 2014 में कत्ल हुए। सबसे ज्यादा 863 अफराद वेस्ट जोन में कत्ल हुए। मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। बड़ा ही गुंजान इलाका है, यहाँ आना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद इकबाल एक पुलिस एहलकार जो शहीद हो गए थे दिसंबर में पिछले साल, उनके घर पे आए और मालूम करने के लिए कि उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है। इस इलाके में कलअदम तंजीमें भी हैं और दहशतगर्दी के हवाले से काफ़ी मशहूर हो चुका है। गैंग वॉर्स होती रहती हैं, लेकिन इन लोगों पे क्या बीतती है, कैसे ज़िंदगी गुजरती है, ये इनसे बात करके ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल शहीद की घर पे। इनका बेटा है प्यारा सा समीर और इनकी बेवा है। इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी में जो इतना बड़ा सान्या पेश आया, इसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और किस तरह से गुजर बसर हो रहा है। ज़िंदगी खाली हो गई है, बहुत कमी महसूस होती है उनकी। बच्चे बहुत याद करते अपने पापा को। घर खाली हो गया हमारा बिल्कुल। देखिए, कमी तो अपनी जगह है, ठीक है ना, लेकिन अब आपकी कितनी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से। 4 बेटी है, एक बेटा मेरा, 4 बच्चे मेरे जवान है। हाँ। जब से वो गए घर के हालात भी मेरे सही नहीं है। जिस दिन इसके पापा फौत हुआ तो उस दिन 40,000 इन्होंने ला के दिया। उसके बाद इसके पापा लोन लिए हुए थे, हर महीना कटता रहा। इस महीना में हमें पैसे मिले, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं उन्होंने नहीं किया हमारा। ये मैं बताता चलूँ कि पुलिस के जो कायदे क़वानीन है उसके हवाले से 40,000 तदफीन वगैरह के लिए दिया जाता है। उसके बाद 20 लाख की रकम का एक वो है कि जो उनको देते हैं जो शहीद हो जाए, लेकिन इनके घर पे उस 40,000 के अलावा कोई रकम नहीं आई है। ये घर इन्होंने किस्तों पे लिया था जब वो जिंदा थे, लेकिन अब उसकी किस्त भी अदा नहीं कर पा रहे। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे ऐसे पढ़ाई से महरूम बैठे हुए अभी तक। इसमें 11वीं के पेपर देने तो उनके पैसे भी अभी तक मैंने अदा नहीं किया। प्राइवेट देना तो सर से बात किया तो उन्होंने बोला था 28,000 एक बच्चों के लगेगा, वो भी मेरे पास नहीं है। जब भी पेपर दो, तो अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे पैसे के, तो मैंने कहा इस माना अगर नहीं दे सकते पेपर तो आने वाले साल को पेपर दिला दूंगी, कोई मसला नहीं। कहाँ से लाओ? देखिए, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह कोई शायद गैब से कोई इंतजाम हो जाए बच्चियों के लिए। हमारा कोई कसूर नहीं। उसको समझाइए कि उसका हमारा क्या कसूर है? 4 बेटियां भी, इतनी जिम्मेदारी छोड़ के हमारे खुद चले गए। उनको जरा से भी तरस नहीं है, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। देखिए मेरी बहन बात सुनिए मेरी। आपने अगर हौसला छोड़ दिया तो इन बच्चियों को कौन संभालेगा? अब तो जिम्मेदारी आपको उनकी भी करनी है ना। आपको इनके लिए इनकी माँ तो आप हैं, अभी आप उनका
माँ और बाप दोनों का रोल अदा करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को जरा मजबूत रखिए, है ना। कांस्टेबल इकबाल शहीद की 4 बेटियां और एक बेटा समीर, जिसको आपने भी देखा। तो मेरे साथ इस वक्त 2 बेटियां मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस हादसे के बाद अब ज़िंदगी में आपकी किस तरह से गुजर रही है, क्या हो रहा है? अकेले होंगे और कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। पापा चले गए, घर बिल्कुल खाली हो गया। छोटी वाली सिस्टर को दिमाग में अटैक हुआ, माइग्रेन की बीमारी इसको हो गई है। सैलरी इस मंथ आई है, इतने पैसे नहीं कि हम इसके इलाज करवाएं अभी। अच्छा, मुझे बताइए, चलिए देखिए, ये तो अल्लाह का हुक्म था जो हो गया। अब आपके आगे क्या है, किस तरह ज़िंदगी गुजारने का इरादा है, क्या करने का? पापा की ख्वाहिश थी पढ़ाने की, करेंगे आगे पढ़ाई इंशाल्लाह। पुलिस के महकमे को आपकी फैमिली कुछ पैसे देने थे, ठीक है ना जी। आपके वालिद की शहादत के वक्त 20 लाख के। किसी से रब्ता किया आप लोगों ने? उन्होंने कहा है कि अभी जो है हम लोग गए थे, चाचू के साथ में गई थी। उन्होंने कहा अभी मैम नहीं बैठ रही, मैम कहीं विजिट पे गई हुई है, वो आएंगे तो फिर जैसे मीटिंग होगी उसके बाद फिर आप लोग। ये मैम कौन है? इरम आवान है माँ की। ये पुलिस में वेलफेयर वालों की है। वेलफेयर वालों की है। उन्होंने कहा मैम जैसे बैठेगी मीटिंग होगी तो फिर आपको कॉल की जाएगी। अच्छा, और कहाँ गई हुई हो, कितने दिनों के लिए गई हुई है? ये मुझे नहीं पता, पर इतना पता है वो विजिट में कहीं गई हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांढी में, मजीद कॉलोनी का एक एरिया है जहाँ पे फिरदौस खान पुलिस के एक एहलकार थे। इनको टारगेट किलिंग के नतीजे में घर के सामने ही शहीद कर दिया गया। मैं इनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इनका फ्यूचर क्या है, इनको पुलिस से, हुकूमत से क्या इमदाद मिल रही है, इनसे चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब वाक़या पेश आया ये भाई 5वें महीने की 11 तारीख को। अच्छा, तो आप मुझे तो बताएंगे थोड़ा सा कि क्या हुआ था, आपके घर के सामने हुआ था, कैसे हुआ था? जी, रात को 9 बजे ड्यूटी से जैसे आए, हम लोग अंदर बैठे हुए थे, ऐसे गाड़ी का हॉर्न दिए और 7 फायरिंग शुरू हुई। जैसे गेट खोला बेटे ने, उसने बोला कि गेट खोला, बोल रहा है बोर्ड बंद कर दिया गेट। मैंने बोला बेटा क्यों नहीं गेट खोला, अब्बू आ रहे हैं। बोल रहे कि अम्मी अंदर हो जा, तुम भी अंदर हो जा। मैंने आगे गई, जाके गेट खोलने लगी, वो गई, इसके अब्बू को गोली मार के गिर गया था नीचे, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया था। अच्छा, 15 या 12 बंदे होंगे, और जो रोड पे खड़े थे सबके पास हथियार थे। उन्हें मार के उसको गाड़ी ले गई और पर्स ले गई, मोबाइल ले गई और उसको करा दिया। मैंने बस उनको आवाज़ दी है क्यों मारा, उनको फ़ौरन वाई फायर करने लग गए, निकले जैसे। अच्छा, तो इसी इलाके के लड़के थे क्या? कोई पता नहीं है, अंधेरा था, कोई पता नहीं है कोई इस इलाके के थे, कौन थे अच्छा, कौन नहीं। इनका कुछ झगड़ा था किसी से? किसी पुलिस में तो होने से नहीं किसी के झगड़े हो जाते हैं। नहीं कभी किसी बात इस बारे में किसी के साथ बात ही नहीं किया। कुछ धमकियां मिल रही? नहीं कुछ भी नहीं। वो ऐसे शरीफ बंदा था, किसी के साथ ऐसे नहीं, बस ड्यूटी कर रहे मौके वापस घर आ रहे, सुबह जाता था शाम को आ जाता था। तो पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि क्या वजह है? कुछ पता नहीं है। पुलिस ऐसे तो पुलिस वाले बोल रहे हैं हमने उनको पकड़ लिए, मार लिए, लेकिन कोई पता नहीं, हमारे पक्का सबूत नहीं हमारी गाड़ी मिली है वापस, नहीं उसको कुछ पता चला, नहीं केस का भी पता चला। अच्छा, आप बताइए कि आपके माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं, बेटा है जी, तो कैसे, क्या एकदम से ज़िंदगी पे क्या आपके पड़ा है? बस तुम्हारी उम्मीद है हमारे पुलिस से। अभी भी मार्ग में बोलती हूँ मेरी बेटी हो जाए पुलिस में इसको करूँगी, बेटा हो जाए इसको करूँगी, जो भी पुलिस में जाना चाहते हैं। कौन सी बेटी आपकी पुलिस में जाना चाहती है? कौसर बोरी में पुलिस में जा रही है। दीजिए जरा माइक्रोफोन। क्या इरादे हैं आपके? इरादा तो यही है कि उनको फेस करना हम लोगों ने, दहशतगर्दों को। बहुत बुज़दिल हैं, सामने आके नहीं करते हैं, आए सामने के सामना करें ना, हम लोग भी करें। क्या बुज़दिलों की तरह मुँह छुपा कर आते हैं, आके मार के चले जाते हैं। एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है? मैंने अभी इंटर किया हुआ। इंटर किया जी। आपने पुलिस को अप्रोच किया? नो अभी नहीं किया? नहीं। आप बताइए, आप क्या बनेगी? मेरा नाम अदीना है। अदीना जी। अच्छा, क्लास 9 में पढ़ती हूँ और बस आलमा बनना चाहती हूँ। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी आलमा। उस्मान, तुम क्या बनोगे यार? तुम तो बहादुर हो यार। फौजी थोड़ी रोता है। अच्छा, क्या आर्मी में जाओगे, नेवी में कि एयरफोर्स में? आर्मी में जाओगे? टैंक चलाओगे? टैंक चलाओगे? कमांडो बनोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या करेंगे नादिया? अब आगे पढ़ने का इरादा है, बट अभी गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है कि यानी कि जो शहीद के बच्चे हैं उनको अनाउंसमेंट किया कि उनकी हाई एजुकेशन के बारे में यानी कि उनकी हेल्प की जाएगी। ये एक कैबिनेट डिवीजन से एक
ऑर्डिनेंस आया है उसमें यह है क्लियरली कि इनको 3 मिलियन 30 लाख तक मिलना चाहिए ग्रेड 5 के ऑफिसर्स को, लेकिन आपको शायद कुल हमारे कुल 20 लाख 20 लाख मिले, 10 लाख का पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि बच्चों की पढ़ाई हायर एजुकेशन तक जो है वो गवर्नमेंट उनकी फ़ीस, उनके स्कूल की और अखराजात, उनकी किताबें वगैरह सब गवर्नमेंट उठाएगी। तो अब हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि प्लीज़ इतनी जब शहादत हो जाती है तो पूरा का पूरा घर जो है वो बिखर के रह जाता है। यूँ तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मेंबर ऑफ द फैमिली चला गया और उसके बाद थोड़ा गम और थोड़ा गुस्सा, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन फैक्ट ये है कि ये साल हर साल का दर्द है, रंज है, गम है। अगर आप लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे और इन बच्चों को वक्त पे इनके जो कॉम्पनसेशन वो नहीं देंगे तो इनका फ्यूचर आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अतीक शेख साहब के साथ जो तर्जुमान हैं कराची पुलिस के, और इनसे कुछ सवालात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि पिछले साल कितने पुलिस के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए और उसके मुकाबले में इस साल कितने हुए? देखिए, अगर शुरू करते हैं 2013 से, 2013 में 171 पुलिस अफसरान और मुलाजमान शहीद हुए, 2014 में 142 और इस साल अब तक 24 शहीद हो चुके हैं पुलिस पर्सनैलिटी फ्रॉम द रैंक ऑफ कांस्टेबल अपवर्ड्स 3 महीने के अंदर। जी हाँ, 25 के करीब। अच्छा, क्या इनके साथ क्या होता है? आप इनके शहादत के बाद पहली चीज़ जो आप सुनते हैं वो अनाउंस कर देते हैं पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के वो कि हम इनको ये देंगे और वो देंगे और वो देंगे, उसके बाद क्या होता है? देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट की जो हैं उनकी जो क्या कहना चाहिए जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आपको सबसे पहले जो भी शहीद होता है उसकी फैमिली को 40,000 दिए जाते हैं बेरियल चार्जेस के लिए, कफन दफन के लिए उसके वो किए जाते हैं। उसके बाद उनकी 3 चीज़ें हैं जिसमें बतदरीज होता है। सो नंबर 1 इज़ फ्यूनरल के जो भी एक्सपेंसेस हैं 40,000। उसके बाद जो शहीद की सैलरी है वो उसकी नेक्स्ट ऑफ किन मोस्ट प्रॉब्ली जो विडो है उनको मिलती है, तो ताहयात उनको शहीद की पूरी सैलरी मिलती है। उसके बाद है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद चौथा मरहला होता है जिसमें आप एक नेक्स्ट ऑफ किन को, बेटा, बहन, भाई, जो भी वो आप सेलेक्ट करती फैमिली मिलके उनको जॉब दी जाती है पुलिस में। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद इकबाल हैं यहाँ पर एक शहादत पाई उन्होंने दिसंबर की 9 तारीख को पिछले साल। उनके घर गया, उनकी फैमिली से 4 महीने हो गए, 4 महीने 10 दिन के करीब। अभी तक उनको वो 20 लाख की रकम नहीं मिली जिसका आपने तज़किरा किया अभी। तो फैमिली बहुत परेशान है, बच्चियां हैं, उनको पढ़ाई करनी है, इम्तिहान देने हैं, और इतना भी नहीं है कि वो घर की किस्तें दें जो कि उन्होंने ख़रीदा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? किस तरह से इस चीज़ को एक्सपेडाइट किया जाए? तो उसमें आमतौर पे 5-6 महीने लगना एक आम बात है। उसका प्रोसेस इतना लंबा है, हियरशिप के इश्यूज़ होते हैं। बाकी अगर आप मुझे इस पर्टिकुलर फैमिली का कह रहे हैं तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट देम कम टू मी, वो अपना एप्लीकेशन लिख के ले आएँ, या ना भी लिख कर लाएँ तो हम यहाँ से लिख के उनको हम ले जाएंगे एडिशनल कराची के पास, और जितना भी एक्सपेडाइट कर सके इस इशू को हम कर सकते हैं। अगर उनको कोई इसका इशू है फ़ी वगैरह का तो उनको लोन के इस मद में या कहीं ना कहीं से हम कर देंगे अरेंज इंशाल्लाह। हमारे सेगमेंट आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में आज मिलते हैं एक मेहनतकश मजदूर से जो अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करता। आज हम आपको मुल्क भर के करोड़ों आम लोगों की तरह रहने वाले एक ऐसे आम आदमी से मिलवा रहे हैं जो गुलशन गाजी बल्दिया टाउन का रिहायशी है और ढलती हुई उम्र के बावजूद रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान के 8 अफराद का पेट पालता है। मगर वो जिस तरह अपनी बीमार बच्चियों के साथ जिंदगी के दिन गुजार रहा है, इन्हें देखकर दिल दुख से भर जाता है। 10 से 12 हज़ार हम महीना कमाते हैं, तो उसमें से 5-6 हज़ार रुपये तो हम घर के खर्चे के लिए रख लेते, उसके लिए चलाने के लिए बस मेहनत करें। फिर बच गए 2-3-4 हज़ार, तो वो तो बच्चों के लिए सुबह दूध के लिए, चाय की पत्ती के लिए, इस चीज़ों के लिए
और तुम्हारा 150 रुपये तो ये लगते। अब्दुल रहीम ने 10 साल कबल अपने भाइयों के साथ मिलकर एक घर तो बना लिया था, मगर हालात ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी कि इसकी हालत को दुरुस्त कर सके। इतना बड़ा घर होने के बावजूद इसमें चंद टूटी फूटी चारपाइयों और बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं है। अब्दुल रहीम की जेब उसे इजाजत नहीं देती कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक इस घर में सामान ला सके। अभी 5 रुपए तो तुम दोनों ले लो ना, और 5 रुपए इसको दे, ये पकड़ो और बच्चे और बहन को दिला दे। अब्दुल रहीम जब अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकलता है तो उसके बच्चे उससे मुख्तलिफ चीजों के लिए पैसों का तकाजा करते हैं, मगर वो उनके तकाजे कैसे पूरे करें? जो 5 रुपए बच जाए ना, तो 3 रुपए इसको दे दो, 2 रुपए दूसरे को छोटे को दे दो, चीज दिला देना। सही जा रहा है काम पे। ये सोचकर उसका दिल खून के आंसू रोता है। इसके बावजूद वो उनकी हथेली पर चंद रुपए रख ही देता है। बच्चे को देखता हूँ, ये इसका हालात देखता हूँ तो बहुत परेशानी होती है हमारा। रोज की तरह आज भी अब्दुल रहीम मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर तो आ गया, मगर काम के दौरान उसके जहन में एक ही सोच गर्दिश कर रही थी कि अपनी बच्चियों का इलाज कैसे करवाए और घर के अखराजात कैसे पूरे करें। पेट भरने के लिए अब्दुल रहीम के घर में ना तो गोश्त पकता है और ना ही ढंग की कोई सब्जी और दाल। लिहाजा प्याज के साथ ही रूखी सूखी रोटी खाकर वो खुदा का शुक्र अदा करता है। और दोबारा अपने काम में जुट जाता है। ये हैं अब्दुल रहीम की बेटियां। इनमें से इकरा जो अपने बाप की चहीती है, इसके दिल में सुराख है। कार्डियो में गया तो फिर 2 दफ़ा एक लिख के दिया टेस्ट, एक वो तो करवाया, वो कहने फिर ये सही नहीं आया, फिर दोबारा लिख के दिया, फिर दोबारा। जिसका मर्ज लाइलाज नहीं बल्कि इस गरीब बाप की पहुंच से बहुत दूर है। और कभी बोलते इधर जाओ, कभी बोलते उधर जाओ। इस चक्कर में हम छोड़ दिया। हमने बोला अल्लाह के असरे में छोड़ दिया, भाई हमारे वश में तो नहीं आ रहा इसमें। दिल का जो सुराख है वो भी स्कूल में जाती है बच्ची को। अब्दुल रहीम की 5 साला बच्ची इकरा भी स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है। इसे देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके कपड़े और जूते कितने खराब हैं, मगर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसके दिल में सुराख है। इकरा स्कूल से तो वापस आ चुकी है, मगर उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि मजीद 2 कदम भी चल सके। थकन के मारे घर में दाखिल होते ही उसने अपने आप को चारपाई पर गिरा दिया। इकरा, कुलसूम और अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर अब्दुल रहीम, उनका दिल तो बहला रहा है, मगर उसके दिल की हालत खुदा ही जानता है, जिसमें अपनी बच्चियों की सेहत और मुस्तकबिल के कई अरमान भरे हुए हैं। कुलसूम का फूल जैसा पैर रोज बरोज खराब होता चला जा रहा है, जो ठीक भी हो सकता है, मगर अब्दुल रहीम के लिए रोजाना अस्पताल में जाकर पट्टियां करवाना नामुमकिन है।
जेब में इंतहाई कम पैसे हैं। इसके बावजूद बच्चों की दवाइयां खरीदने के लिए अब्दुल रहीम को मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है, मगर उसे जिस कदर दवाइयों की जरूरत है वो उन्हें खरीदने से कासिर है। ठीक ठाक और राशन तो दे दे यार। उस्ताद वो पहले वाले पैसे दे रहे यार, 8,000 रुपये आपने अभी तक जो है ना 1 रुपया भी नहीं दिए यार। अब्दुल रहीम अपने घर वालों के पेट की आग बुझाने के लिए जब करियाना स्टोर पर जाता है तो उसे खाने पीने का मजीद सामान उधार देने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए कि उसने पहले ही बहुत सारा उधार इस करियाने वाले का वापस करना है। मगर पहले वाला पैसा मेहरबानी करके दे रहे, अभी हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो अभी क्या करे, बच्चों को भूखा मार दे, जहर दे दे, क्या करे अभी दे देंगे यार भाई, वो भी दे देंगे तुम्हारा को यार, गुंजाइश नहीं है, नाराज नहीं हो। जब एक जुगाड़ कहाँ से पैसा लाता हूँ तो कब से खबर, चलो एक बच्चे के लिए वर्दी खरीद लेते, वो भी कभी जूतियाँ चप्पल नहीं होता था, उसके लिए रोते थे, परेशानी होती, तो हमारा को बहुत दुख होता था ना। हमने बोला क्या करें, हम तो कुछ जो वश में है हम तो वो मेहनत कर रहे, तो उस मेहनत में से नहीं होता, घर का खर्चा नहीं चलता, तो बच्चों का इलाज कैसे होगा। अब्दुल रहीम के 2 बेटे रोजाना सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी गुर्बत उनके बोसीदा कपड़ों और फटे हुए जूतों से साफ दिखाई देती है। अब्दुल रहीम अपनी 3 साला बच्ची कुलसूम को उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा है, जिसकी कमर में कुछ अरसे कबल एक फोड़ा नमूदार हुआ था। छोटी बच्ची हमारा पैदा हुई, फिर अब पीछे कमर में दाना तो निकला हुआ था कमर में, तो फिर वो जाके इलाज करवाया, डॉक्टर के पास ले गए, ऑपरेशन करवाया सरकारी। जब ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद फिर साल बाद 6 महीने बाद 6 साल बाद फिर उसका पाँव पे दाने निकलने आए ना, जिसका बेहतर इलाज ना हो सका, और फिर वैसा ही एक फोड़ा पैरों में भी नमूदार हो गया। उसके बाद फिर वो जख्म बढ़ता था, सही नहीं होता, तो इलाज करवाता था, पट्टिया डॉक्टर के पास ले जाता था, कभी बोलता था गर्म पानी में इसको डबो साफ करता रहो। अच्छा हमने बोला साहब जी अब यहाँ पे दाखिल करवाओ, वो बोलते इसका दाखिला तो यहाँ पे नहीं होता, अभी यही इलाज है, तुम लोग घर पे इसका पट्टी करवाते थे, तो घर पे अपने इतना गुंजाइश नहीं था। हमने बोला हमारा उसमें तो नहीं, हम कौन इतना करें। गुर्बत की वजह से अब्दुल रहीम अपनी फूल जैसी बच्ची का ठीक तरह से इलाज तो नहीं करवा सकता, मगर रोजाना अपने हाथों से उसके पैरों पर पट्टी जरूर करता है और सोचता है कि मेरी बच्ची को इस अजियत से कब छुटकारा मिलेगा। अब्दुल रहीम अपनी दिहाड़ी के पैसे वसूल करने के बाद अपने मालिक से एडवांस पैसों का भी तकाजा करता है। पैसा डेढ़ी हमारा को ऐसा का डबल दे, कल का भी दे देना, कहो बीमार है, बच्ची बीमार है, उसके लिए मैं जाना इलाज कर लिए। जिस पर बड़ी मुश्किल के बाद उसे 200 रुपए एडवांस तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी बातें भी सुनना पड़ती हैं। हमारे ये अपील है खुददार से, हमारा बच्चों का इलाज करवावे, और हम कुछ नहीं चाहते, बस ये इलाज करवा के दे बच्चों का। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद
अब्दुल रहीम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उसे अपने खुदा पर भरोसा है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। इसीलिए वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने के बाद अपने बच्चों की सेहत और घर वालों की बेहतरी के लिए अल्लाह के हुजूर दुआगो रहता है। योहानाबाद के अफसोसनाक वाक़े में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक खातून को उस मजमे की चुंगल से बचा लिया, वरना खुदा जाने अपने जुनून में वो मजमा उन खातून के साथ क्या सलूक करता। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस के कई अहलकार मुजाहिरीन में घिरी खातून को बचाने पहुंचे और दौड़ते हुए उसे महफूज मुकाम तक पहुंचाया। कैमरे ने उस गाड़ी के मनाजर भी महफूज किए हैं जिसमें खातून सवार थी। मुजाहिरीन ने डंडों की मदद से गाड़ी की तोड़ फोड़ की और उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। ये अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब योहानाबाद धमाकों पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड पर खातून को रोकने की कोशिश की। खातून ने अपने दिफा के लिए गाड़ी दौड़ा दी, जिसकी जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। जख्मियों में से 7 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि 5 अफराद ताहाल जेर इलाज हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, समा के रिपोर्टर के साथ पुलिस वालों ने जो सलूक किया वो बिल्कुल गैर मुनासिब था। हमने किसी तरह से नहीं किया। ये है पुलिस का रवैया शहरियों के साथ। कराची में हाउसिंग स्कीम के फॉर्म जमा कराने वालों से पुलिस की ये बदसलूकी देखी तो रिपोर्टर फैयाज यूनुस ने सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दी। पुलिस ने उल्टा फैयाज को ही धर लिया, मारा, पीटा और थाने ले गई। फैयाज के ऑफिस कार्ड दिखाने पर भी ना माने और बदकलामी भी की। आप लोगों ने वहाँ मुझे बोला रेंजर्स वाले को बोल रहे हैं आप कैसे लाते मारो। आपके सिपाही ने पकड़ा, उसने आपके हवाले किया, आपने कहा इनको रेंजर वालों के पास दो, इसको मुर्गा बनाओ। वो मुझे बना नहीं रहे थे। वो बड़ी बात है कि रेंजर्स ने हमें इज्जत दी। उन्होंने कहा भाई हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ बैठ जाएं और अपने दफ्तर इन्फॉर्म कर दें। आपके पास में है, मैंने आपको अपना कार्ड दिखाया, आपने बोला भाई समा क्या, चाहे जिसका मर्जी है, अभी तू यहाँ बैठ, तुझे थाने लेके चलता हूँ, तेरी गर्मी निकालता हूँ। समा की टीम थाने पहुंची तो पुलिस एहलकार मुकर गया। समा के आवाज उठाने पर तर्जुमान सिंध पुलिस थाने पहुंचे और कार्रवाई करते हुए SHO और पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। एक किस्सा 2-3 दिन पहले हुआ है कि समा का एक रिपोर्टर जो अपनी ड्यूटी कर रहा था जाके वो एक हाउसिंग स्कीम के सामने, वहाँ पे उसके साथ थोड़ी ज़्यादती हो गई, इसको मारा पीटा भी, उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर जाके उसको थाने लेके चले गए। क्यों होते हैं ये वाक़यात, आखिर क्या है और फिर क्या एक्शन लिया आपने इस पर? देखिए थोड़ा सा तो इसमें मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है उसमें डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा फुकदान है। अब आप भी मतलब दुनिया घूमे हैं, हमने भी देखा है कि हमारे जो लोगों का मिजाज है तो क्यों नहीं किसी ने करनी। कोई अगर आप चाहे ट्रैफिक देख लें या किसी कतार में खड़ा होना है, कोई पसंद नहीं करता इन चीज़ों के, ज़रा डिसिप्लिन नज़र आए। तो एक तो ये था, वहाँ पे जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कोई वो थे, कोई फॉर्म्स मिल रहे थे हाउसिंग स्कीम के, बहुत ज़्यादा रश था। पुलिस ने वहाँ पे लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश की और उसमें ये साहब फैयाज जो हैं ये वो मूवी बना रहे थे, फुटेज ले रहे थे अपने कैमरे से, वो चीज़ फ़ाइन। तो उनको जब कई लोगों को उन्होंने पकड़ के उनको थाने ले गए कि भाई आप नुक्स अमन पैदा कर रहे हो, ट्रैफिक में भी कर रहे हो और इधर धक्का मिलत जो भी हो रहा था, तो फैयाज को ले गए थाने। फैयाज ने मुझे कॉल की, मैंने ड्यूटी ऑफिसर को बताया कि फैयाज फ्रॉम समा TV और आप जो है इनको जाने दो, कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं है, दुनिया जान की बनती है। तो वो ड्यूटी ऑफिसर ने ना मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैंने उसको SHO को मैसेज किया, SHO ने भी डिले किया उसको मैसेज वहाँ तक पहुँचने में, और फिर जो है फैयाज के साथ जो है वो सलूक किया गया जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था। मतलब उसको प्रॉपर सीट ऑफ़र नहीं की गई और जो भी नॉर्मल थी चीज़ें। तो फिर उसके ऊपर मैंने इन्फॉर्म किया DIG साउथ को, SSP साउथ को और एडिशनल IG कराची को। तो उसमें फिर उन्होंने SP सदर को भेजा वहाँ पर। SP सदर ने फिल फॉर उस कांस्टेबल को और उस ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। कांस्टेबल को उसी वक्त हेडक्वार्टर भेज दिया गया गार्डन में। फिर एडिशनल IG कराची ने अपनी तरफ से SHO को शोकॉज नोटिस इशू किया है।
इसका इट्स अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट ऑल्सो, जिसमें ही हैज़ टू एक्सप्लेन कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। पहली बात है पब्लिक को इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। नून लीग की राहिला मक्सी जब तैश में आती हैं तो अपने वोटर्स के साथ क्या सलूक करती हैं, आइए चल के देखिए। राहीला मक्सी ने एक आम आदमी पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसकी उस कदर तजलील की गई कि देखने वाले भी शर्मिंदगी महसूस करने लगे। इसके मुंह पे मैं बहुत कुछ मलने वाली हूँ। बूढ़ा शख्स बार बार मुआफिया भी मांगता रहा लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। सवाल ये है कि अगर कोई गरीब आदमी किसी छोटे मोटे जुर्म का मुर्तकिब हो भी जाए तो क्या उसे घर पर ही सजा देना दुरुस्त है या उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। पिछले दिनों कराची शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम्स देखने में आए जो अवाम के लिए मुसीबत का बायस बन गए। कराची में 14 मार्च से एक हाउसिंग स्कीम के फॉर्म तकसीम किए जा रहे थे जिसकी वजह से वहां इतना रश हुआ कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शाहराह फैसल जो शहर की सबसे अहम शाहराह है कई घंटों तक बंद रही और लोग इतनी गर्मी में अपनी गाड़ियों के अंदर कैद होकर रह गए। सवाल ये पैदा होता है कि शहर की एक मसरूफ शाहराह के बजाय इन फॉर्मों की तरसील के लिए क्या कोई और मुनासिब जगह मौजूद नहीं और हुकूमत इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि लोगों का कीमती वक्त क्यों जाया हो रहा है और वो 1 घंटे का सफर कई घंटों में तय करने पर क्यों मजबूर हैं। ना ही कोई बिजली है, ना ही गैस है, ना ही ये रास्ता है, अभी किधर जाए यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। 5 बजे से बंद हो रहे हैं, हम तो गाड़ी बंद करने जा रहे हैं। अभी ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ है, आवाम खुद अपना रास्ता खुद निकाल रहे हैं। इस मुल्क में हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो पिछले दिनों मालदीव के साबिक सदर के साथ हुआ। मालदीव की अदालत ने साबिक सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद नशीद को अपने दौरे सदारत में एक जज की गिरफ्तारी के अहकामात देने के जुर्म में 13 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद नशीद पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जनवरी 2012 में अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान एक जज अहमद मोहम्मद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। इब्तिदाई तौर पर उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात खारिज कर दिए गए थे, लेकिन बाद में इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन की रूह से ये इल्ज़ामात दोबारा कर दिए गए और 3 रुकनी अदालती बेंच ने उन्हें 13 साल कैद की सज़ा सुनाई। मोहम्मद नशीद का कहना है कि उन्होंने बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात किए थे जिनकी पादाश में उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया। मोहम्मद नशीद मालदीव के पहले जमहूरी सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन जज की गिरफ्तारी के मामले पर फौजी बगावत और अवामी एहतजाज के बायस 2012 में वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। हमारे मुल्क में अगर ऐसा होता तो उसे इंतहाई मामूली बात समझा जाता, इसलिए कि हमारे अहले इक़्तिदार पर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए गए, मगर आज तक किसी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया और ना ही उसे गिरफ्तार करने की नौबत आई। इस शहर में टारगेट किलिंग से बच्चा बच्चा वाकिफ है। कभी आम आदमी और कभी पुलिस एहलकार मारे जाते हैं। फिर कोई टारगेट हुआ शायद, गो के वर्दी में था मगर फिर भी बेवजह कत्ल कर दिया उसको। कौन जाने कि उसके कांधों पर कितने लोगों का बोझ रखा था। घर में अफराद उसके थे कितने, ये अकेला जिन्हें खिलाता था। 5 बच्चे यतीम फिर से हुए और मां उनकी हो गई बेवा। एक घराना हुआ है फिर बर्बाद। एक बूढ़े पे फिर सितम टूटा। अपनी बस्ती में कब सलामत है। कोई मजदूर या मुलाजिम हो, मार देते हैं मारने वाले। कोई मालिक हो चाहे खादिम हो, जो मुहाफिज हैं अपनी बस्ती के,
कब सलामत हैं टारगेट से यहाँ। सुबह मरते हैं शाम मरते हैं, ले शहादत का जाम मरते हैं।